इंडिया में पढ़ाते हैं तारीख शास्त्री, और हमारे साथ बहुत लंबे समय से हिंदी में कुछ सामग्री उपलब्ध हो जाए इस पर यत्न कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि मेरा चौथा नंबर होगा, तो चौथे नंबर के हिसाब से जब पहला नंबर हो जाता है तो थोड़ी सी क्या बोले एंजाइटी होती है साफ समय को, लेकिन फिर भी शायद इसके कुछ फायदे भी होते होंगे। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ ईश्वर दोस्त का और हार्डी का और आयोजकों का कि मुझे मौका दिया इन्होंने। संक्षेप में कहूँ तो मैं अपनी आपकी बातों को दोहरा रहा हूँ, लेकिन कई बार दोहराना इतना बुरा नहीं होता जितना माना जाता है कि सारी बातें आप दोहरा रहे हैं। तो 4-5 दिन से मैं सोच रहा था कि इस मुद्दे पे मैं कैसे अपनी बात को रखूं। जैसे कि हर व्यक्ति के सामने संकट होता है क्लास में, जब वो विद्यार्थियों के पास जाता है तो कैसे कम्युनिकेट करे। एक स्कॉलर्स के बीच में मैं अंग्रेजी और हिंदी में बीच बीच में शब्द इस्तेमाल करूंगा तो माफ़ी चाहूँगा, वैसे हिंदुस्तानी मेरी नहीं है जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, तो इस माफ़ीनामे के साथ में मैं कहूँ कि एक क्राइसिस था और उस क्राइसिस को बहुत बार कहा जाता है कि आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदल दो, तो मैं भी उस आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करूंगा। अपनी बातचीत को मैं 3 भागों में विभाजित किया है मैंने, जब मैं इसकी परियोजना बना रहा था। पहली बात तो ये थी कि मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ और लेकिन विधिवत दर्शन नहीं जानता हूँ। मतलब दर्शन का विद्यार्थी और अध्यापक होने के बावजूद भी मेरे विश्वविद्यालय में और मेरे टीचर्स कहते थे तुम किसी सॉफ्ट एरिया ऑफ फिलॉसफी में रहते हो, तुम कोई विधिवत दर्शन के विद्यार्थी नहीं हो। मतलब जब तक आप एनालिटिकल फिलॉसफी ना करें, मेटाफिजिकल फिलॉसफी ना करें, सोशल फिलॉसफी जैसी चीज़ों में आप काम करें या फिलॉसफी और सोशल साइंस में काम करें तो आपको फिलॉसफर नहीं माना जाता या फिलॉसफी का विधिवत विद्यार्थी नहीं माना जाता। तो अगर इस अपोलोजेटिक नोट के साथ अपनी बात कहूँ तो हिंदुस्तान के पूरे कॉन्टेक्स्ट में जब ईश्वर जी का ये न्योता आया कि सिद्धांत की हिंदी में क्या भाषा होगी या हिंदी में जो सिद्धांत गढ़े जाते हैं उसको आप कैसे देखते हैं और उसकी पूरे ब्यौरे और आप एक व्याख्या प्रस्तुत करो, तो मैंने सोचा इसके स्रोत में कहाँ देखूँ। तो स्रोत देखने की जब बात आई तो जिसके ऊपर बहुत बात हो गई, इसको शास्त्रीय बहस कहा जाता है कि हिंदुस्तान का जो दर्शन शास्त्र है और पश्चिम का जो दर्शन शास्त्र है उसमें शास्त्रीय बहसों की कमी नहीं है। शास्त्रीय बहसों की कमी नहीं है कहने का मतलब मेरा आशय ये है कि उसमें बहुत ही प्लुरलिटी है, लेकिन जब भारतीय भाषाओं में वो शास्त्रीय बहसें आती हैं तो क्या रह जाता है क्या नहीं रहता है, ये एक सवाल है। कहने का मतलब जो ज्ञान मीमांसीय कोटियाँ बनाई जाती हैं और ज्ञान मीमांसीय कोटियों के साथ जो एक तरह से संज्ञानात्मक ज्ञान की रचना होती है उसकी क्या चुनौतियाँ होती हैं, और इस चुनौतियों के इतिहास में हम जाएं और मैं क्लासिकल वेस्टर्न फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी का हवाला ना देते हुए अगर थोड़ा कॉलोनियल टाइम में रहने की कोशिश करूं तो आप पाते हैं कि आपने भी उदाहरण दिया पटेल जी 1929 में स्वराज इन आइडियाज। तो स्वराज इन आइडियाज एक तरह से वो एक कौतूहल को, एक तरह की चिंता को व्यक्त करता है। अब वो कौतूहल और चिंता अगर देखें तो 18वीं शताब्दी में वो कौतूहल और चिंता किस तरह से दिखाई देती है, तो मैं मानता हूं कि हमारे सामने ज्ञान मीमांसीय चेतना और ज्ञान मीमांसीय कोटियों की 2 अवधारणाएं हमारे सामने दिखती हैं। एक दिखती है जो कि मैं कहूँगा कि एक सेजेस की परंपरा से, समाज सुधारकों की परंपरा से देखने को मिलती है, जिसमें दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और अरविंदो को ले सकते हैं। लेकिन अगर पूरे विमर्श में उनकी रचनाओं को आप ध्यान से पढ़ें तो एक तरह से मेटाफिजिकल विमर्श आपके सामने दिखता है। अब मैं कहूँ कि उस मेटाफिजिकल विमर्श में या तात्विक विमर्श में जो ज्ञान की कोटियाँ हमारे सामने आती हैं वो किसी न किसी तरह अपना आश्रय दोबारा से अतीत में ढूंढती हैं, अतीत में ढूंढती हैं और अतीत में एक तरह के अतीत में ढूंढती है। कहने का मतलब वेदांत में ढूंढती है, गो बैक टू द वेदांत।
देखिए, अरविंदो, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती को मैं एक ही टोकरी में सजा के रख रहा हूं आपके सामने, पर तीनों में क्वालिटेटिव डिफरेंस है। अभी क्वालिटेटिव डिफरेंस में मैं नहीं जाना चाहता हूं, पर जो उनमें एक सामिलात जगह है, जो एक कॉमन शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, वो है कि मुक्ति। और मुक्ति की अवधारणा के साथ ही मैं देखता हूं कि स्वराज इन आइडियाज में आपको देखने को मिलता है। और इस अवधारणा के साथ यदि मैं सीधा एक जंप लगाऊं, बड़ा सा लीप लूं, तो आपको हिंदुस्तान की सरजमी पे यही चिंता आपको दिखाई देती है, जिसको कहा जाता है, बहुत से साथियों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, उसके 3-4 बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। वो जयपुर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर जयपुर एक्सपेरिमेंट के 3-4 बातों को मैं रेखांकित करके आगे बढ़ूं, तो पहला सवाल ये आता है, उसमें बहुत रेडिकल सवाल जो दयाकृष्ण सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में ज्ञान का निर्माण जो हुआ, या जिस तरह के ज्ञान का निर्माण हुआ, उसके अंदर एक जो गिल्ट आया, एक तरह से कमतरी आई, उसका कारण ये रहा। और उन कारणों को वो उद्धृत करते हुए अपनी किताब इंडियाज इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन रिकंस्ट्रक्शन में पेश करते हुए कहते हैं कि जब भी हम किसी प्रत्यय की बात करते हैं, जब भी हम किसी अवधारणा की बात करते हैं, तो अवधारणा और प्रत्यय हमेशा एक रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट में होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पीछे झांक के देखता है, आगे झांक के नहीं देखता है। तो मैं कहता हूं कि दयाकृष्ण अपनी पूरी इस परियोजना के तहत जो बहुत लोगों के साथ उन्होंने मिलकर बनाई, 3 सवाल हमारे सामने रखते हैं। और इन तीनों सवालों में एक हिस्टोरियन है, एक सोशियोलॉजिस्ट है जिनका मैं नाम रेखांकित करना चाहता हूं, और एक दयाकृष्ण खुद है। दयाकृष्ण कहते हैं कि जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, क्या मैं उसको लगातार रिपीट करूं और उसमें गोते लगाऊं और फिर कहूं कि हमारे पास बहुत कुछ अच्छा था, इसीलिए हमारे ज्ञान की कोटियों की कद्र होनी चाहिए और पश्चिम के साथ हम बराबर के थे। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कोलकाता में, पुणे में और दिल्ली में, और एक्सपेरिमेंट करने में वो वहाँ के पंडितों से बात करते हैं। पंडितों का मतलब जो हिंदी जानते हैं, जो बांग्ला जानते हैं और जो मराठी जानते हैं, वहाँ जो साहित्य रचा जा रहा था, यहाँ पे मैं हिंदी तक सीमित नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ के पंडितों से जब बहस करवाते हैं, शास्त्रार्थ करवाते हैं, तो 3 बातें निकल के आती हैं। उन्हें पश्चिम का साहित्य नहीं पता है, तो अपनी बात को शास्त्रार्थ परंपरा में, वाचक परंपरा में तो बहुत अच्छे से कह देते हैं, लेकिन जब वो रिलेट करने की बात आती है, जब मैं कहता हूँ किसी भी ज्ञान को संवेदनात्मक और संज्ञानात्मक होना चाहिए, तभी उसकी अवधारणा आगे बढ़ती है। तो वो पाते हैं कि ये एक तरह का, अगर जिजिक को मैं इस्तेमाल करूं तो एक तरह का एंटी सिग्निफायर की तरह लगता है। इस एक्सरसाइज में ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारी ज्ञान की पश्चिम की और पूरब की अवधारणाओं के बारे में जो एक समझ बनी है, वो समझ इस खाई के बेसिस पे बनी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, जो कि इस बहस के साथ जुड़ना चाहिए, यदि वो ज्ञान दूसरी भाषाओं में अनुदित हो जाए तो क्या ये पर्याप्त है? वो मानते हैं कि वो एक नेसेसरी कंडीशन बनती है, पर पर्याप्त नहीं बनता है। उसके तहत वो 5 और 6 या 7 लोगों को चुनते हैं, जैसे केजे साहब को चुनते हैं, जैसे वो एक मराठी के स्कॉलर हैं जो मराठी में जानते हैं, उनको चुनते हैं और कहते हैं इसके ऊपर आप बात करो, लेकिन चूंकि आप पश्चिम के साहित्य को भी जानते हो तो बराबर की बात करो। और अल्टीमेटली जो सवाल हमारे सामने आते हैं, चाहे मनुस्मृति को लेके आए, चाहे अर्थशास्त्र को लेके आए, चाहे और टीकाओं को लेके आए, वो 3 तरह के बहसों को हमारे सामने रखते हैं कि ये लोग, केजे साहब की क्वालिफिकेशन में बताऊं, उन्होंने विटगेस्टाइन के साथ ऑलमोस्ट काम किया है, तो वो फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज में उनकी ठीक ठाक महारत थी, लेकिन जब वो टेक्स्ट पढ़ते हैं तो कहते हैं देयर इज अ मिसमैच। कहने का मतलब जो हमारी भारतीय सरजमी में जो बने हुए क्लासिकल टेक्स्ट हैं, वो आज के साथ कोई कनेक्शन होल्ड नहीं करते। जब कनेक्शन नहीं होल्ड करते हैं तो किसी भी भाषा में जो सिद्धांत होगा वो किस तरह का सिद्धांत होगा? वो निश्चित रूप से, मैं नहीं कह रहा हूं कि कमतरी का सिद्धांत होगा, पर कमतरी को आपकी तरफ दिखाएगा, एक तरह का प्रोजेक्शन होगा। तो मैं जो सवाल यहाँ पे छोड़ के जाना चाहता हूं कि अब इस सवाल की व्याख्या आज जो हम कर रहे हैं, तो उस सवाल की जमीन क्या होगी? मेटाफिजिकल जमीन क्या होगी? एपिस्टेमोलॉजिकल जमीन क्या होगी? ऑन्टोलॉजिकल जमीन क्या होगी?
अब अगर इन तीनों सवालों के माध्यम से हम आज की, जिसको मनीन्द्र जी और बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से उठाया है कि जब तक वो सामूहिक मुक्ति की तरफ नहीं लेके जाता है तो वो टेक्स्ट बन के रह जाता है, वो लोगों के व्यक्ति के खत्म होने के बाद किसी भी तरह का मुक्तिगामी ज्ञान की रचना नहीं कर पाता है। तो सवाल ये है, यहाँ पे मैं मुखातिब होना चाहता हूँ अपने उन साथियों से जो पास में जिस तरह की ज्ञान की अवधारणाएं हमारे सामने रही हैं, क्या वो उस तरह के मुक्तगामी ज्ञान की रचना कर पाती है। अब दूसरी बात, हार्डी कितने समय, 5 मिनट हो, तो दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि भारतीय भाषाओं में, ईश्वर जी मैं इजाजत चाहता हूं, मैं तो हिंदी नहीं कहना चाहता हूं, भारतीय भाषाओं में सिद्धांत की रचना, तो ज्ञान की रचना तो संभव है, लेकिन जब सिद्धांत की रचना होती है तो निश्चित रूप से सिद्धांत की रचना में 3 सवाल हमारे सामने आते हैं। कास्टिज्म को प्रैक्टिस करने वाले, जो फ्रेम मैंने शुरू में उठाया था, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और अरविंदो के हवाले से, वो उसमें डाइल्यूट तो कर देते हैं कि जाति प्रथा के वरक्स वो खड़े हुए, उन्होंने समाज को आंदोलित किया और समाज में वो चेतना पैदा की मूर्ति पूजा के खिलाफ, उन सारे सवालों के खिलाफ, लेकिन जो सिद्धांत बना, क्या वो व्यापक सिद्धांत बन पाया? जिस तरह का सिद्धांत पश्चिम की सरजमी में निग्रिट्यूड ने उठाया, कलर्ड के आंदोलन ने उठाया, दूसरी तरह के आंदोलन ने उठाया, क्या उसी तरह का सिद्धांत बन पाया, या वो निश्चित रूप से बहुत ही सीमित अपने टेक्सुअल ट्रेडिशन में, अपने यथास्थितिवाद में बंधा रहा। और यथास्थितिवाद इसीलिए मैं कहता हूं कि एक मेटाफिजिकल फ्रेम है, मुक्ति का फ्रेम नहीं है, न्याय का फ्रेम नहीं है, न्याय का फ्रेम है तो वो एक तरह का फ्रेम है। लेकिन जैसे दूसरे फ्रेम की हम बात करते हैं, जिसमें आप, मैं हवाला नहीं दूंगा, गांधी को ले सकते हैं आप, अंबेडकर को ले सकते हैं, उनमें अलग अलग हो सकते हैं, पर वो निश्चित रूप से अलग तरह का एक्सपेरिमेंट था। वो कास्ट के सवाल को निश्चित रूप से एक सैद्धांतिकी के बतौर प्रस्तुत कर रहे थे और उसका एनिहिलेशन की बात कर रहे थे। गांधी नहीं कर रहे थे। गांधी को मैं अगेन पुरानी वाली बास्केट में रखूंगा कुछ क्वालिटेटिव डिफरेंस के साथ। तो सवाल ये है कि आज के समय में जिस तरह की सैद्धांतिकी बनेगी, उसकी सरजमी क्या होगी, उसकी क्या भाषाई होगी, या कुछ और अस्मिताओं का समाजशास्त्र उसमें होगा। अंत में मैं थोड़ी जल्दी में अपनी बात को कह रहा हूं ताकि सवाल जवाब के उसमें अपनी बात को और रख पाऊं। जो ईश्वर जी ने रेखांकित किया कि जाति का सवाल, वर्ग का सवाल, जेंडर का सवाल, जब इन सारे सवालों को हम साहित्य के ऑनर से देखते हैं, निश्चित रूप से उसमें एक एस्थेटिक्स होता है। दलित पोएट्री एक तरह के एस्थेटिक्स का निर्माण करती है, लेकिन वो एस्थेटिक्स क्या अपने आप में नेसेसरी कंडीशन है या सफिशिएंट कंडीशन है? तो यहाँ पे हवाला अगेन मैं दूंगा जहां से मैंने सीखा है, गोपाल गुरु और सुंदर सरुकई की बातचीत जो 2 वॉल्यूम में हमारे सामने आती है। गोपाल गुरु बिल्कुल हठधर्मी हैं। वो कहते हैं इट्स नॉट लाइक अ डाइल्यूट करना, एस्थेटिक्स होना चाहिए, एस्थेटिक्स की अपनी सत्ता है, पर सिद्धांत बढ़ने के लिए उसका सिद्धांतीकरण तभी होगा जब उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। अब वो किस तरह का सिद्धांत होगा? जब हम अस्मिताओं का समाजशास्त्र लिख रहे हैं, अस्मिताओं के एंगल से देख रहे हैं, क्या उसमें एक इनबिल्ट रिलेटिविज्म होगा या एक तरह की शेयर्ड यूनिवर्सलिटी होगी? तो मुझे लगता है जब भी हम सिद्धांत की बात करते हैं तो इन सारे सवालों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। वापस मुड़ के वर्ग के सवाल के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, ऑलरेडी इसको खारिज कर दिया गया कि दुनिया में वर्ग का सवाल नहीं है। लेकिन वर्ग के सवाल और जाति के अस्मिताओं के सवाल के बीच में जो बहसें हैं, उन बहसों की तरफ हम जाएं। अब मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि पश्चिम और पूरब के सवाल नहीं है, ये एवरीडे लाइफ के सवाल है। जब तक इन सवालों को हम एवरीडे लाइफ के पर्सपेक्टिव से नहीं समझेंगे तो भारतीय भाषाओं में अनुवाद की भूमिका है, बेहतर अनुवाद की भूमिका है। क्या भारतीय भाषाओं में अच्छा लेखन हो रहा है? कोट एंड कोट जब मैं अच्छा कह रहा हूं तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूं एक स्तरीय लेखन हो रहा है। तो जब हार्डी, विप्लव, ईश्वर या हम बहुत से लोग जिस हाल में भी बैठे हैं, जब लेखन की बात हो रही है तो केवल अनुवाद का मसला नहीं है। विद्यार्थियों को क्या वो सामग्री, यहाँ पे बहुत ही व्यवहारिक बात हो रही है, क्या वो सामग्री उपलब्ध हो पा रही है जिसके माध्यम से वो
अंग्रेजी की कवायद में ना जाएं, आधी जिंदगी खत्म, अंग्रेजी जाने, देखिए अंग्रेजी के बरक्स कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय भाषाओं में विशेष रूप से हिंदी में क्या वो सामग्री उपलब्ध है? अमन भाई से मेरी गुजारिश है, पांडुलिपियां तो हैं, पर वो पांडुलिपियां एक तरह से फ्रोजन हो गई हैं। आप माने चाहे ना माने, आज हम जब एंगेजमेंट उनके साथ करेंगे तो किस तरह का एंगेजमेंट होगा? वो यथास्थिति के बाहर वाला होगा या यथास्थिति को बदलने वाला होगा? अंत में जाते जाते मैं कहूं कि ये हिंदुस्तान में भी एक्सपेरिमेंट हुए, दुनिया में भी एक्सपेरिमेंट हुए। कई बार वो फ्रेंच, जर्मन और ब्रिटिश नेशनलिज्म के हवाले से दिए जाते हैं। तो मेरा मानना है कि फ्रेंच, जर्मन बहुत ही समृद्ध लैंग्वेजेस हैं, पर ये समृद्ध लैंग्वेजेस बहुत सी भाषाओं की रौंदने के बाद बनी। तो जब हम हिंदी, एक तरह की नागरिक विचारणी सभा की हिंदी की बात करते हैं और एक हिंदुस्तानी भाषा की बात करते हैं जिसमें हम अगर कोई ग्रंथ की रचना करें तो विद्यार्थी को इतनी दुरूह और दुष्कर ना लगे, वो आराम से समझ पाए, तो क्या उस हिंदुस्तानी में उस तरह का समायोजन करने की बात कर रहे हैं, ज्ञान की कोटियों की गढ़ने की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है इन सवालों के साथ सिद्धांत हिंदी भाषा में कैसे गढ़े जाए, ये हमारे सामने तरह तरह की चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। शुक्रिया।